हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। हमने लास्ट सेशन में अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था और इसमें हमने अब तक जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो है व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ द सेल। आज के सेशन में हमारा डिस्कशन होने वाला है प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर। तो होप सो आप भी एनसीईआरटी लेकर बैठे होंगे अपने साथ। दिस इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ सी, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। एनसीईआरटी कहती है कि द प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे आप बीजीए कहते हैं, और इसी बीजीए को यानी ब्लू ग्रीन एल्गो को आप साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ये आपने किंगडम मोनेरा में पढ़ा होगा, हम भी पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन एग्जाम्पल्स को एनसीईआरटी यूज करेगी। They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के, तो एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल ये छोटे होते हैं और इनकी मल्टीप्लिकेशन रेट भी उनसे ज़्यादा होती है। एक चीज़ और, बायोलॉजी में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बोथ आर सेम। तो ये फंडा यहाँ से क्लियर। नेक्स्ट इज दे मे वी वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो उनके शेप एंड साइज में बहुत आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर दो आपको एक डिस्कस किया गया है बैक्टीरिया के शेप को लेकर। द फोर बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर, अगर ये रॉड शेप है तो आप इसे बैसिलस कहते हैं। अगर ये स्फेरिकल है तो आप इसे कोकस कहते हैं। यही कोकस अगर अकेला एक है तो आप कहते हैं मोनोकोकस, मोनो मीन्स एक। दो राउंड एक साथ हो तो आप कहते हो डिप्लोकोकस। अगर ये चेन में हो तो आप इसी को कहते हो स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर ये बंच में हो जैसे अंगूर के गुच्छे की तरह तो आप इसे कहते हो स्टफाइलोकोकस। आपने स्टफाइलोकोकस ऑरियस सुना होगा ना। विब्रियो, अगर ये कॉमा शेप्ड है, इसका शेप अगर कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो। जैसे आपने सुना होगा कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा इज विब्रियो कॉलेरी, तो उसका शेप कैसा होना चाहिए? कॉमा शेप्ड। अगर ये स्पाइरल है तो इसे हम कहते हैं स्पाइरलम। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. हाँ, एक चीज और, इनके इन चारों शेप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करेंगे कि ये जो कोकस आपके पास दिख रहा है, कोकस दैट इज स्फेरिकल शेप, इसमें फ्लैजला नहीं होता, यानी कि कोकस कभी भी मोटाइल नहीं हो सकता। होप सो आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। All prokaryotes have cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. अब यहाँ दो तरह के क्वेश्चन आपके सामने बन गए। एक क्वेश्चन ये कि प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होता है। यस, ये सेल वॉल क्या प्लांट के सेल वॉल की तरह होता है? आंसर इज नो। क्यों? प्लांट से के सेल वॉल जो होती है उसमें कंपोजिशन होता है सेलुलोज का, जबकि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल का कंपोजिशन सेलुलोज नहीं होता। इसमें आप जनरली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन का, हम सेल वॉल डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एक दूसरा क्वेश्चन कि इन प्रोकैरियोट सेल वॉल इज प्रेजेंट एक्सेप्ट, आपको आंसर क्या करना है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं होता। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल्स इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पे हमारी डिस्कशन पहले भी हो चुकी है प्रीवियस सेशन में। सो देर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इट इज नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। तो ये एक रीजन नेकेडनेस का। दूसरा कि हिस्टोन प्रोटीन्स भी एब्सेंट होते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है इन जनरल आपको अगर हम बता दें, क्योंकि इसकी इन डेप्थ नॉलेज आपको करनी है जेनेटिक्स में, जब आप 12th पढ़ेंगे जेनेटिक्स तब आपको पढ़ना है न्यूक्लियोसोम मॉडल। लेकिन रफ आइडिया आपको देने के लिए बता रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक सेल इतना छोटा, उसके अंदर उसके न्यूक्लियस कितनी छोटी होगी। और अगर एक ह्यूमन डीएनए की बात करें
तो उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर है। तो इतने छोटे से एरिया में इतना लंबा यानी कि 2.2 मीटर डीएनए कैसे अरेंज हो सकता है? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट नेचर ने क्या किया है इसको कि एक स्मार्ट पैकेजिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाया है। जैसे आपने घरों में देखा होगा थ्रेड, रील होता है ना आपके पास धागे का, उसको आपने देखा होगा, मान लो वो 100 मीटर का भी हो, लेकिन उस इस तरह से वो रोल्ड होता है कि वो छोटे से एरिया में वो इतने मीटर का धागा आ जाता है। उसी तरह से देयर इज अ स्मार्ट पैकेजिंग सिस्टम, और उसी स्मार्ट पैकेजिंग सिस्टम का नाम है न्यूक्लियोसोम मॉडल, जो कि आप पढ़ेंगे 12th क्लास में। अब उसकी पैकेजिंग करने में हिस्टोन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, वो यहाँ नहीं मिलेगी। तो आई थिंक रफली एक आइडिया मिल गया होगा। जब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, तब उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी न्यूक्लियोसोम मॉडल में, 12th क्लास में। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम, ये बात जिक्र किया गया है इसके जीनोमिक डीएनए के बारे में। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। These small DNA are called as plasmids. The plasmid confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistant to antibiotic. आपका एंटीबायोटिक्स। अब इस पूरे लाइन में क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये देखिए, आपके पास दिख रही होगी एक ब्लैंक शीट। नाउ सी, अगर हम बात करें एक बैक्टीरिया की, तो ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ठीक है। हम आउटर सेल बहुत नहीं, रफली एक बना रहे, एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर हम इस बैक्टीरिया में देखें तो न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इसकी जो जेनेटिक मटेरियल होगी वो साइटोप्लाज्म में ही होगी, और वो सिंगल है, सर्कुलर है, ठीक, लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। ये इसकी जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, एनसीईआरटी कहती है मेनी बैक्टीरिया, उसने ये नहीं लिखा है ऑल बैक्टीरिया, यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया की बात हो रही है, उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस जीनोमिक डीएनए, और वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये इसी का नाम है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का वन लाइन डिफिनेशन क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे, आप इस तरह से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सब में नहीं होगा, लेकिन अगर किसी में हुआ तो ये उसको एक्स्ट्रा लग्जूरियस लाइफ देगा। एक्स्ट्रा लग्जूरियस लाइफ का मतलब जो कि उसके लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवाएगा। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, अगेन 12th क्लास का डिस्कशन होगा यहाँ पर, वहाँ प्लाज्मिड आपको इसके टाइप्स भी पढ़ाए जाते हैं। जनरली आपको 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड पढ़ाया जाएगा, उसमें से एक का जिक्र, आपको दो का जिक्र हम यहाँ कर देते हैं। एक है आर प्लाज्मिड, जो कि आपकी इस बुक में अभी मेंशन्ड है, आर प्लाज्मिड। अगर ये आर प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया में है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगी, दिस आर इज फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। यानी कि अगर ये आर प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया में है, तो आप एंटीबायोटिक लोगे तो भी इस बैक्टीरिया का बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास एक सुरक्षा कवच है आर प्लाज्मिड नाम का। अब अगर बात करेंगे एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक्स कहाँ एक्ट करती है बैक्टीरिया के ऊपर, एंटीबायोटिक एक्चुअली एक्ट करती है सेल वॉल के ऊपर, ये डिग्रेड कर देती है सेल वॉल को। तो अगर ये आर प्लाज्मिड इसके पास है, तो आप ये मान के चलिए कि उस बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं डिग्रेड हो सकता, क्योंकि ये सुरक्षा कवच उसके पास है। एक और आपने प्लाज्मिड पढ़ा होगा, एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड आपने किंगडम मोनरा में पढ़ा होगा, हम दोबारा पढ़ेंगे जब किंगडम मोनरा कवर करेंगे। एफ इज फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। तो अगर किसी प्लाज्मिड में आपका फर्टिलिटी फैक्टर है, तो फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड अगर है तो आप कहते हैं एफ प्लस, और अगर नहीं है तो एफ माइनस। ये हम कंजुगेशन के सेंस में हम पढ़ते हैं, जब हम करेंगे तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको वहां पर बताई जाएगी, ठीक है ना। ये था प्लाज्मिड के बारे में, और ये रही इसकी पूरी फीचर जो यहाँ डिस्कस की गई थी। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ इन हायर क्लासेस, यहाँ भी मेंशन्ड है वही बात जो हमने अभी आपको बताई, कि इन हायर क्लासेस यू विल लर्न। वो हायर क्लास कौन सी है, आपकी 12th क्लास, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। ये हम वहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इसकी स्टडी करते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट और ये इसका यूनिक फीचर है. नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स, ऐसा कोई भी ऑर्गेनेली जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है वैसा ऑर्गेनेली जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है वो प्रोकैरियोट्स में आपको नहीं मिलेगा. आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स सेल्स एक्सेप्ट आपको दिया गया है राइबोसोम. अब यहाँ से एक जबरदस्त क्वेश्चन आ गया. जैसा कि मैंने सेशन के स्टार्टिंग में भी बोला था पार्ट 1 में कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं. ये रही आपके पास एक सिमिलैरिटी नंबर 1 कि दोनों के पास राइबोसोम्स होंगे. इसके बावजूद भी इस राइबोसोम के लेवल पर डिफरेंसेस दिखेंगे आपको. अभी हम जिक्र करेंगे इस राइबोसोम का. ठीक है, अभी जिक्र करते हैं इसका राइबोसोम का कि क्या डिफरेंसेस है. लेकिन राइबोसोम प्रेजेंट तो है ना दोनों में. प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosomes is the characteristic of prokaryotes. They are essentially infoldings of cell membrane. अब देखिए यहां पर क्या जिक्र किया गया है आपके पास. एक तो राइबोसोम को लेकर जिक्र किया गया है. अगर हम जिक्र करें राइबोसोम का, राइबोसोम, तो राइबोसोम आपको प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में दिखेंगे. हम शॉर्ट लिख दें, ये रहा आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल एंड ये रहे आपके पास यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स, ठीक है. प्रो में आपको मिलेंगे 70s टाइप के राइबोसोम्स, यू में मिलेंगे आपको 80s टाइप के राइबोसोम्स. पहली चीज. दूसरी चीज, एक राइबोसोम को अगर आप देखते हो तो उसके स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स होते हैं. तो अगर इस ये कंबाइंडली की बात कर रहे हैं, ये 80s है, तो अगर इसके स्मॉलर सब यूनिट का जिक्र करें और लार्जर सब यूनिट का डिस्कस करें तो स्मॉलर सब यूनिट इसमें कितने होंगे आपके 80s वाले में. स्मॉलर सब यूनिट होंगे 40s और लार्जर सब यूनिट होगा 60s. अगर आप यहां देखें प्रोकैरियोट्स में तो स्मॉलर सब यूनिट जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 30s टाइप का और लार्जर सब यूनिट मिलेगा वो मिलेगा 50s टाइप का. मुझे पता है आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि 50 और 30 ऐड करेंगे तो ये तो 80 होगा, बट यहाँ मैम ने 70 क्यों लिखा है. बेटा यहाँ पर आपको अरिथमेटिक सम नहीं करना है. क्यों नहीं करना है. ये रही आपकी स्मॉलर सब यूनिट और ये रही लार्जर सब यूनिट. ये यूकैरियोट के स्मॉलर सब यूनिट एंड ये लार्जर सब यूनिट. अब बात यहाँ जिक्र ये किया जा रहा है कि इसकी आपको अरिथमेटिक सम क्यों नहीं करना है. वो आपको इस बात से समझ में आएगा कि एक्चुअली ये एस है क्या. ये जो एस आप लिख रहे हो इसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग कांस्टेंट. क्या है ये है स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट. ये स्वेडबर्ग कांस्टेंट है. ठीक, अभी भी नहीं समझ आया. ठीक है, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. अब आई थिंक समझ में आ जाएगा. सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. ठीक, अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो ये दूसरी भाषा आपके लिए कि एक्चुअली इट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डेंसिटी एंड साइज. अब तो क्लियर हो गया होगा. डेंसिटी एंड साइज. अब यहां एक वैल्यू आपको दे देते हैं तब आपको और क्लियर समझ में आएगा. एस की जो वैल्यू होती है एस की, तो 1s इक्वल्स टू 10 टू द पावर -13 सेकेंड. अब क्लियर हुआ. यानी कि अगर आप इस प्रोकैरियोटिक के इंटायर राइबोसोम को अगर इसकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट निकालते हैं तो 70 इंटू 10⁻13 आप कर दीजिए. उतना टाइम लेगा ये सेडिमेंट होने के लिए. सिमिलरली अगर उसके स्मॉलर को अगर आप अलग कर देते हैं और लार्जर को अलग कर देते हैं तो इनकी कैलकुलेशन आती है आपकी 30 इंटू 10⁻13 सेकेंड और लार्जर सब यूनिट की आती है 50 इंटू 10⁻सेकेंड. इसलिए ये 30s एंड 50s है रिस्पेक्टिवली. सिमिलर इज द केस विथ यूकैरियोटिक ऑल्सो. तो आई थिंक अब आप ये अरिथमेटिक सम करने की गलती कभी भी नहीं करेंगे कि 40 एंड 60 तो 100 हो रहे हैं, मैम ने 80s क्यों लिखा है.
30 एंड 50 तो 80 होते हैं, मैम ने 70s क्यों लिखा है? तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये अरिथमेटिक सम नहीं है। ठीक है? चलिए, बहुत अच्छे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ आपको मेसोज़ोम के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। मेसोज़ोम के लिए देखिए क्या है लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं, क्योंकि मेसोज़ोम का होना, मेसोज़ोम एक प्रोकैरियोटिक सेल की पहचान है। ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में ही मिलेंगे। ठीक है? तो मेसोज़ोम कहाँ मिलेंगे आपको? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या मेसोज़ोम यूकैरियोटिक सेल में मिलेंगे? यूकैरियोटिक सेल में? तो आंसर इज़ नो, नहीं मिलेगा। तो आखिर ये मेसोज़ोम है क्या? अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं, ठीक है? ये रही इसकी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन। इसकी प्लाज़्मा मेम्ब्रेन में अगर आपको इनफ़ोल्डिंग्स दिख रही हैं जहाँ-जहाँ, तो ये इनफ़ोल्डिंग्स बहुत अलग-अलग तरीके की भी हो सकती हैं। तो इसे आप कहते हैं यही है मेसोज़ोम। क्या है ये? यही है मेसोज़ोम। अब ध्यान दीजिए आप, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को आप एक दूसरे नाम से जानते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पर इसकी एटीपी जनरेट होती है। अब चूंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लेकिन इसकी जीवन जीने के लिए इसको भी तो एनर्जी की जरूरत है। कहाँ ये एनर्जी बनाएगा? इस बेचारे के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल है ये। तो इसके लिए जितने भी जो भी चीजें की रिक्वायरमेंट है, F0 F1 पार्टिकल्स, एटीपी जनरेट के लिए करने के लिए जो भी मशीनरी चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, आप एटीपी जनरेशन पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, प्लांट फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा वीडियो उसी पर होने वाला है। तो वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? इसी मेसोजोम के मेम्ब्रेन में, यानी कि मेसोजोम में। अब मेसोजोम है क्या? इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेसोजोम क्या हुआ? इन फोल्डिंग्स, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स हुई है, इन फोल्डिंग्स। किसकी? सेल वॉल की नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। पहली इंफॉर्मेशन। मेसोजोम कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में। क्या काम करता है ये? तो मेसोजोम के अंदर ही आपको एनर्जी जनरेट होता है, क्योंकि उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहीं पर है। क्या मेसोजोम में सिर्फ एनर्जी जनरेट होने का ही काम होता है? नहीं, एनसीईआरटी ये भी लिखती है। देखिए, अगर आप आएंगे एनसीईआरटी में, तो आपको यहाँ क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेसोजोम को लेकर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, a special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extensions of the plasma membrane into the cell. Outside the cell नहीं, into the cell दिया। These extensions are in the form of, अब ये जो इनफोल्डिंग्स हुई हैं, ये वेसाइकल्स भी हो सकती हैं, ट्यूब्यूल्स भी हो सकती हैं, एंड लैमिला भी हो सकती हैं। जैसे हम स्ट्रोमा लैमिला हम पढ़ते हैं। दे हेल्प इन दिस सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि ये मेसोजोम का फंक्शंस आ गया। जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि मेसोजोम हेल्प्स इन, या ये जो स्ट्रक्चर्स ये किस में हेल्प करते हैं? तो आपके ये स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए के रेप्लिकेशन में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। जब इनके डॉटर सेल्स बनेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल के पास अपना इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अब इस सेल ने डिसाइड किया कि हमें डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देना है। अब ये रहे डॉटर सेल। तो डॉटर सेल के पास जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, दोनों के पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। अब ये जाएगा कैसे? तो ये मेसोजोम क्या करता है? हेल्प करता है इसके डीएनए के रेप्लिकेशन में भी, ताकि ये दोनों सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन, वही इंफॉर्मेशन जो आपको अभी दी हुई थी। दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। इसीलिए इसके अंदर इनफोल्डिंग्स होती हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि लाइक साइनोबैक्टीरिया, जिक्र हो गया, यही साइनोबैक्टीरिया है जिसको आप बीजीए कहते हो, ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है। तो अगर आप देखते हो कि ये एक ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है साइनोबैक्टीरिया, जिसके जो फोटोसिंथेसिस करता है। जब आप किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बैक्टीरिया नहीं, माइकोप्लाज्मा नहीं, ये आपका ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, और फोटोसिंथेसिस भी इतना अच्छा कि ऑक्सीजन इवॉल्व करता है फोटोसिंथेसिस में।
आप कहेंगे ये तो कॉमन सी बात है, बट अभी आपको ये कॉमन सी बात लग रही है। याद करिए, जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इनिशियली जो हमारा अर्थ था वो रिड्यूसिंग टाइप का था। इस साइनोबैक्टीरिया का बहुत अहम रोल है इस रिड्यूसिंग टाइप ऑफ इन्वायरमेंट को ऑक्सीडाइजिंग टाइप में कन्वर्ट करने में। कैसे? बाय ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की एनर्जी को इंट्रैप करने के लिए पिगमेंट्स की जरूरत होती है। अब हायर प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसके पास डबल मेम्ब्रेनस हो नहीं सकते क्योंकि बेचारा प्रोकैरियोट है। तो ये कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, मेरे पास पिगमेंट्स को इंट्रैप करने के लिए जो पिगमेंट्स है वो मेरे पास रहेंगे। देयर आर अदर मेम्ब्रेनस सेक्शंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स व्हिच कंटेन्स पिगमेंट। तो ये क्रोमैटोफोर नाम रहता है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर, जहां इसके पिगमेंट होते हैं। यानी कि बीजीए साइनोबैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसलिए नहीं होगा। तो क्लोरोप्लास्ट में तो पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, लाइट एनर्जी को वही इंट्रैप करते हैं। अब इस साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस करना है, तो इसके पिगमेंट्स कहाँ रहेंगे? मेज जैसा आपने मेसोसोम को देखा कि सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस है, उसी तरह ये भी उसी तरह से मेम्ब्रेन्स के ही एक्सटेंशंस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही। लेकिन चूंकि यहाँ पर पिगमेंट्स हैं तो हम इसे कहेंगे क्रोमैटोफोर। बहुत बढ़िया ऐसे क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। तो आई थिंक ये सारी लाइन आपको क्लियर हो गई होगी, मेसोसोम से रिलेटेड एंड राइबोसोम से रिलेटेड। ठीक है, राइबोसोम से रिलेटेड मुझे कुछ और पॉइंट्स आपको बताने हैं ताकि हम इस राइबोसोम को जब आप देखेंगे, एक चीज यहां से क्लियर हो गया। राइबोसोम जब भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि राइबोसोम को एक बार दोबारा आपको पढ़ना है, जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे जेनेटिक्स में उस वक्त दोबारा आएगा। तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ से फिर एक बार जाननी है कि यहाँ साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे, पैलेड, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, सो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पैलेट। ठीक, राइबोसोम का जिक्र अभी आपको इतना ही जानना है। इसके अलावा राइबोसोम का इंफॉर्मेशन आपको ये जानना है कि जो राइबोसोम होता है, ठीक है, तो राइबोसोम मिलेगा कहाँ कहाँ आपको। राइबोसोम की लोकेशन एक बार देख लीजिए, क्योंकि दोबारा जब इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो हम इसकी उससे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे, यानी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड। यहाँ एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट क्या है कि राइबोसोम किससे बना होता है? राइबोसोम बना होता है आरएनए से प्लस प्रोटीन से, और इसी की वजह से आप राइबोसोम को कहते हो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, बढ़िया। नेक्स्ट, ये एक बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, ऑर्गेनली है। कहाँ इसकी लोकेशन होगी, मिलेगा कहाँ कहाँ, इसकी पूरी लोकेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमें मिलेगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में चाहे वो किसी भी तरह का सेल हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, ठीक है, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। दूसरी चीज, यूकैरियोट में दो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है, वो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए है। तो साइटोप्लाज्म में मिला, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको ये मिल जाएगा राइबोसोम, मैट्रिक्स में। और क्लोरोप्लास्ट में कहा मिलेगा? स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन यहां इतने अच्छे से आप लिख रहे हैं तो एक और इंफॉर्मेशन लिखिए। साइटोप्लाज्म ये डिपेंड करता है कि यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट। तो अगर ये यूकैरियोटिक है तो 80s, प्रोकैरियोट है तो 70s। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो कैसा मिलेगा? 70s। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में है तो कैसा मिलेगा? अगेन 70s। ठीक है, यानी प्रोकैरियोट जैसा। बढ़िया। अब हम आते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ से किसी को भी कोई अगर डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, और वहाँ अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। होप सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट्स को लेकर स्टार्ट करेंगे अपने सेशन। नाउ अब आता है आपकी बारी सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस को लेकर। यहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है हम एक बार रीड करेंगे, लेकिन रीड करने के पहले बेटर होगा कि हम इसे आपको पहले ही समझा दें। देखिए, यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा
जिसे आप कहते हैं फर्स्ट, इसे आप कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरी इंफॉर्मेशन, ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक है, टफ है, तो आप इसे कहते हैं कैप्सूल, और ऐसे ही बैक्टीरिया को आप कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अगर ये थीन है, लूज है, स्लाइम है, तो आप इसे कहते हैं स्लाइम। दूसरी इंफॉर्मेशन, जब आप इस ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे आप पहुंचेंगे सेकेंड लेयर, सो सेकेंड लेयर इज द सेल वॉल। तो सेकेंड लेयर आपको मिलेगा कि ये क्या है? ये एक सेल वॉल है। दिस इज द सेकेंड लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर। ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कि सेल वॉल जो है वो उसी के बेस पे, आपने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक पढ़ा होगा, तो सेल वॉल जो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पर अगर ये क्रिस्टल वायलेट के कलर को रिटेन कर पाती है तो आप कहते हैं पॉजिटिव, नहीं कर पाती तो आप कहते हैं नेगेटिव। साइंटिस्ट का नाम था ग्राम, तो उसी के बेसिस पर आप कहते हो ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो आखिर ये कलर रिटेन कर क्यों पाई? आखिर इसके अंदर कैसी ऐसी खासियत थी जिसकी वजह से इसने कलर रिटेन कर लिया? तो ये होती है, इसके पास थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन है। क्या है? थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। और इस ग्राम नेगेटिव क्यों नहीं रिटेन कर पाई? क्योंकि इसके पास थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन है। अब ये थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन की वजह से, थिक लेयर है, ठीक, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन। और इसी की वजह से ये क्रिस्टल वायलेट के कलर को रिटेन कर पाती है, और इसके पास थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है। कैसी है? थिन है, पतली लेयर है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल वायलेट रिटेन नहीं कर पाती। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पेप्टिडोग्लाइकेन है क्या? तो पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है पॉलीमराइजेशन से। किसकी पॉलीमराइजेशन से? तो इट इज अ पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट ऑफ नाम एंड नाग। नाम एंड नाग। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एक बार दोबारा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, दोनों को हम मिलाकर, दोनों की पोलिमराइजेशन से पेप्टिडोग्लाइकेन बनता है। आगे अगर हम जिक्र करें तो नेक्स्ट जो आपकी लेयर मिलेगी वो मिलेगी थर्ड, और यही लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। थर्ड लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इनफोल्डिंग्स किसी भी तरह से ऐसे हो सकते हैं जिसे आपने मेसोजोम कहा था, ठीक है। तो ये थर्ड लेयर, थर्ड लेयर कौन सी हुई? थर्ड लेयर इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर अगर आप देखें तो इस इंटायर फर्स्ट सेकेंड थर्ड को अगर आप ले लें तो ये तीनों के तीनों एक साथ टुगेदर, इसको आप कहते हैं सेल इनवेलप। क्या कहेंगे आप? सेल इनवेलप। इसका मतलब सेल इनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेयर्स? तो आप कहेंगे 3 लेयर्स। 3 लेयर को मिलाकर बना हुआ है सेल इनवेलप। कौन कौन से? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। आउटर से टुवर्ड्स, आउट फ्रॉम आउटर टुवर्ड्स द इनर अगर जाएंगे तो नाम क्या लेंगे आप? ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास क्लियर है। सेल वॉल से जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन्ड है, एंड सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन पॉइंट चाहिए वो यहाँ पर मेंशन्ड है। और उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर मेसोजोम भी डिस्कस किया था, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग है। प्लस क्रोमैटोफोर वाला कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था, जो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही इनफोल्डिंग्स है। जहां पिगमेंट्स होंगे वो आप कहेंगे क्रोमैटोफोर, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। अब पढ़िए आप इसे। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? बैक्टीरियल सेल से। हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप। द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। हो गया आपके पास 3 लेयर का। द आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल, यानी कि पहला क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड इज सेल वॉल, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द थर्ड लेयर। ऑल्दो द ईच लेयर ऑफ द इनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, हमने तीनों लेयर के अलग अलग फंक्शन भी देखे। दे गेट दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, जिसे आप इनवेलप कहते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ differences in their cell envelope.
एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग। सेल इन्वेलप में भी हमने देखा, और ये जो स्टेनिंग करते हैं तो स्टेनिंग के बेसिस पर भी कि अगर वो स्टेन रिटेन कर पाते हैं, ठीक है, तो स्टेन डेवलप किसने किया था, ग्राम, उनके बेसिस पर अगर ये क्रिस्टल वायलेट रिटेन कर पाते हैं तो आप कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, नहीं कर पाते तो आप कहते हैं नेगेटिव। देखिए क्या लिखा हुआ है, दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड एज ग्राम स्टेन, ग्राम पॉजिटिव, एंड अदर्स डू नॉट आर कैपेबल ऑफ, दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक चीज और, यहाँ एक चीज यहाँ दिया हुआ है स्टेन, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक्सटर्नल आपके स्कूल में आते हैं वो सीधा पूछ दे क्यों हम स्टेनिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हम कलर ही तो इम्पार्ट करते हैं, तो हम यहाँ डाई वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते, हम अपने बालों को डाई करवाते हैं, हम अपने कपड़े डाई करवाते हैं, तो हम यहाँ डाई वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते। तो आप क्या आंसर देंगे, आप ये कहेंगे कि स्टेन में और डाई में एक बेसिक फंडा डिफरेंस है, एक यही एक डिफरेंस है कि डाई हम यूज करते हैं, दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि बोथ आर यूज टू इम्पार्ट कलर, दोनों ही प्रोसेस में कलर ही इम्पार्ट किया जाता है, कलर ही दिया जाता है, लेकिन कब हम यूज करेंगे इसके यूज में डिफरेंसेस ये हैं कि अगर आप ये कलर किसी लिविंग को इम्पार्ट कर रहे हो, लिविंग सेल को, तो आप स्टेन वर्ड यूज करेंगे। डाई कब यूज करेंगे, जब आप ये कलर किसी नॉन लिविंग पार्ट को इम्पार्ट कर रहे हैं तो आप डाई वर्ड यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर, बालों को हेयर इज अ डेड, कपड़े डेड, तो डेड के सेंस में आप डाई यूज करेंगे, डेड डाई, ठीक है, और लिविंग के सेंस में आप स्टेनिंग यूज करेंगे, बैक्टीरियल स्टेनिंग, फंगल स्टेनिंग, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स भी हमने जिक्र किया था कि अगर ये लूज है, थिन है, तो आप इसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और जबकि अगर ये थिक होगा, टफ होगा, तो आप इसे कैप्सूल कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया को आप कहते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करवाती है। पैथोजेनिसिटी मतलब, टर्म क्या यूज किया, पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, यानी कि डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी इसके पास हो जाती है अगर ये कैप्सूल होता है तो। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम, प्रिवेंट मतलब रोकना, द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। ये सेल वॉल एक रिजिड है जो कि स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोवाइड करवाता है किसी बैक्टीरिया को, और यही सेल वॉल की वजह से वो बैक्टीरिया की बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग को भी रोकता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर क्वेश्चन नेचर पूछ दे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता कैसा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होता है, तो आप कहेंगे ना ये परमिएबल होता है, ना ही ये सेमी परमिएबल होता है, जबकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। कैसा होता है, सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, ठीक है। तो सेलेक्टिव परमिएबल का अगर एग्जाम्पल पूछ दे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। यहां से किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहां से यहां तक की कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक है, बहुत बढ़िया। बैक्टीरिया मोटाइल मतलब मूव करने लायक, मूव करना, ठीक है। सो बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर वो मोटाइल होंगे तो मोटिलिटी उनको प्रोवाइड करवाने के लिए फ्लैजला की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फ्लैजला। सो इफ दे आर मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजला। यानी कि अगर हम बात करें फ्लैजला का, तो एक तो अगर ये मोटाइल है तब की बात कर रहे हैं, तो ये सेकेंड लेयर कौन सी थी, ग्रीन वाली जो हमने दिखाया था, सेल वॉल, तो यहीं से इसके एक्सटेंशन, हम भी कलर ग्रीन कर ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसी का एक्सटेंशन निकल जाएगा, इसे आप क्या कहते हैं, फ्लैजला। तो अगर ये फ्लैजला हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोटाइल हो जाएगा, मूव कर सकता है, ठीक है ना। अब इस फ्लैजला, ये पार्ट क्या हो गया, फ्लैजला, फ्लैजला क्या प्रोवाइड करवाएगा, मोटिलिटी, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, मोटाइल हो जाएंगे, मूव करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। किसका एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन का, बिल्कुल नहीं, सेल वॉल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से, बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। फ्लैजला के अरेंजमेंट में भी इनके पास डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर ये मान लीजिए आपके पास एक बैक्टीरिया है, एक ही फ्लैजला है, ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए, अगर फ्लैजला है, फ्लैजला है, तो आप कहते हैं ट्रैकस,
और अगर फ्लैजला नहीं है, फ्लैजला एब्सेंट है, तो आप इसमें लगा देते हैं ए, मतलब नॉट, ए ट्रैकस। तो भाई जब ए ट्रैकस है, फ्लैजला है ही नहीं, तो कहानी खत्म। फिर इसके टाइप्स क्या होंगे? टाइप्स कब होंगे? जब फ्लैजला है। कैसा है? एक ही तरफ है, तो आप कहते हैं मोनो। सब तरफ आप क्या करेंगे? ट्रैकस वर्ड लगाते जाएंगे। अगर ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है और इसके दोनों तरफ एक एक फ्लैजला है, तो आप इसे क्या कहते हैं? एम्फी। एम्फी, आगे क्या करेंगे आप? ट्रैकस वर्ड लगाते जाएंगे। एम्फी ट्रैकस, यानी कि दोनों तरफ। एम्फी वर्ड हमने कैसे याद किया इसे? एम्फीबियंस याद है आपको? एम्फीबियंस लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। तो बोथ का कॉन्सेप्ट यहां से आ जाता है, एम्फी, बोथ साइड्स में होंगे। अगर ये आपके बैक्टीरिया है और मान लीजिए कि ये चारों तरफ है इसके, तो आप क्या कहोगे? पेरी, चारों तरफ है। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क दिया जाता है यहां से, आप ये करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मान लीजिए इस बैक्टीरिया के पास बंच में हो, लेकिन वो एक ही साइड हो, तो आप इसे क्या कहेंगे? ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है। और अगर मान लीजिए बैक्टीरिया है और अगर ये बंच में दोनों तरफ हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? ठीक, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये जो फ्लैजला है, फ्लैजलम सिंगुलर है, फ्लैजला प्लूरल। इसके पास आपको तीन पार्ट्स मिलेंगे, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। है क्या? ये देखिए, जैसे आप ये फ्लैजला देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फ्लैजला, चलिए हम एक फ्लैजला सेपरेट बना देते हैं आपके लिए। मान लीजिए ये सेल वॉल का एक्सटेंशन आ गया। ठीक है, ये एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल है। ठीक, सेल वॉल का एक्सटेंशन है ये। तो ये रहा, इसके फ्लैजला में तीन पार्ट्स आपको दिखेंगे। कौन कौन से? एक पार्ट ये जो यहाँ अटैच्ड है, एक पार्ट ये जो यहाँ कर्व है, और एक पार्ट ये जो पूरी इंटायर इसकी लेंथ की है। फर्स्ट पार्ट को आप कहते हैं यहाँ पर बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। सेकेंड पार्ट जहां से इसकी टर्निंग हो रही है, इसे आप कहते हैं हुक। थर्ड पार्ट जो इंटायर इसकी लेंथ है, उसे आप कहते हैं फिलामेंट। तो फ्लैजला के यही तीन पार्ट्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसी का जिक्र आपको एनसीईआरटी करके यहाँ कहती है, या फ्लैजलम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। और ये फिलामेंट से एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपका ये जो फिलामेंट है, ये यहाँ तक कि ये जो जितनी आप साइज देख पा रहे हो बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया के साइज से 100 गुना भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, लॉन्गेस्ट होता है ये फिलामेंट। ठीक है, नाउ बिसाइड्स फ्लैजला, फ्लैजला को छोड़कर पिलाई एंड फिम्ब्री आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल सरफेस के एक्सटेंशन में फ्लैजला को छोड़कर और बाकी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे पिलाई एंड फिम्ब्री। अब ये पिलाई क्या है एंड फिम्ब्री क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज, ये भी सेल सरफेस के एक्सटेंशंस है। ठीक है, लाइक फ्लैजला, लेकिन ये मोटिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाते। ये मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है, इनके मूवमेंट करवाने में इनका कोई रोल नहीं है। तो पिलाई एंड फिम्ब्री फिर क्या करते हैं? द पिलाई आर द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जिसे आप कहते हैं पिलीन। ये जो स्ट्रक्चर छोड़ दिया ना यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन, ये स्पेशल प्रोटीन है पिलीन प्रोटीन। द फिम्ब्री आर द स्मॉल, ये लाइन आप इतने अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये लाइन अक्सर पूछी जाती है एनसीईआरटी में, कि आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा द स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल इज, तो आप कहेंगे फिम्ब्री। अब ये अगर हम आपको सेल में दिखा दे स्ट्रक्चर में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपके पास बैक्टीरियल सेल, ये रहा आपके पास पिलाई, सेल वॉल का एक्सटेंशन था। ठीक है, तो अगर ये ऐसे लंबे लंबे हो, तो आप इसे कहते हो पिलाई। ये सब में जरूरी है कि सब में होगा, ठीक है, लेकिन होगा तो ये पिलाई करता क्या है? ये कंजुगेशन में हेल्प करता है, इसलिए हम कहते हैं सेक्स पिलाई। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे कंजुगेशन, तो आप देखेंगे एक बैक्टीरिया है और दो बैक्टीरिया, दूसरे बैक्टीरिया के बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब बनती है, एक कंजुगेशन ट्यूब बनती है, इसे आप कहते हो कंजुगेशन ट्यूब। इसे
ये कंजुगेशन ट्यूब बनाने में किसका रोल है? इसी कंजुगेशन ट्यूब बनाने में इस पिलाई का यूज है, इसीलिए हम कहते हैं सेक्स पिलाई। नेक्स्ट इज, आपको ये स्मॉल ब्रिसल लाइक छोटे 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 स्ट्रक्चर्स आपको बाहर की तरफ दिखेंगे, इसे आप कहते हो फिम्ब्री। फिम्ब्री। अब फिम्ब्री का हम बात करें कि फिम्ब्री किस में रोल करता है, तो दोनों पिलाई एंड फिम्ब्री, मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है, मोटिलिटी के लिए फ्लैजला है। फिम्ब्री क्या करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? अटैचमेंट में। यानी कि अगर किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, मान लीजिए ये कोई एक सेल है, दूसरा कोई एक बॉडी है, होस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर इस बैक्टीरिया को आना है, तो ये बैक्टीरिया अपने फिम्ब्री के हेल्प से ही इसके ऊपर अटैच्ड होता है, ठीक है, तो उसी में इसका रोल है। तो आई थिंक ये फिम्ब्री भी आपको क्लियर हो गई होगी। इन सम बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू दी होस्ट टिश्यू। होस्ट के ऊपर अटैच करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है राइबोसोम से रिलेटेड। राइबोसोम्स, राइबोसोम का जितना भी डिस्कशन था वो हमने सब कर लिया है, एंड इंक्लूजन बॉडी। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 nm बाई 20 nm इन साइज। ये साइज दी हुई है, यानी कि ये अगर आप देखें तो 15 एंड ये देखें तो 20, एंड आर मेड ऑफ टू सब यूनिट्स 50s एंड 30s। चूंकि हम प्रोकैरियोट का जिक्र कर रहे हैं तो ये सारी डेटा किसके लिए दी हुई है? प्रोकैरियोट से रिलेटेड। और ये सारा पॉइंट हमने कहाँ पढ़ लिया है? ये सारा पॉइंट हमने यहाँ पढ़ लिया है ऑलरेडी, आपके राइबोसोम वाले पार्ट में। कहाँ था राइबोसोम? अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ था। यहाँ हमने राइबोसोम वाले पार्ट में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। which when present together form 70s prokaryotic ribosomes। ribosomes are the sites of protein synthesis। किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। several ribosomes may attach along to a single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysomes। the ribosomes of a polysome translate the mRNA into proteins। इसका जिक्र आपको करने के लिए हम ले चलते हैं इस ब्लैक बोर्ड पर, कि यहाँ पर आपको क्या बताया गया है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में होता क्या है? यूकैरियोटिक सेल में जब आप पढ़ेंगे, जेनेटिक्स में डिटेल बताई जाती है कि ये रहा आपके पास डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमें एमआरएनए की बनाने की जरूरत है। तो पहली बार जो आरएनए बनेगा, ये आरएनए बनेगा पहली बार ट्रांसक्रिप्शन से, ये एमआरएनए नहीं बनता बल्कि एचएनआरएनए बनता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होंगे? कुछ इंट्रॉन्स होंगे एंड एक्सॉन्स होंगे। क्या होंगे? इंट्रॉन्स भी होंगे एंड एक्सॉन्स होंगे। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हम सारे डिटेल पढ़ेंगे 12th क्लास वाले पोर्शन में। यहाँ इन डिटेल आपको बता देते हैं कि पॉलीसोम्स एक्चुअली स्ट्रक्चर्स होते क्या है। एक्सॉन्स, ठीक है, जो इंट्रॉन्स है, एक तरह से आप इसे याद कर लीजिए, ये इंटरप्शंस है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, ठीक। इवोल्यूशन से हमारे पास चलते आ रहे हैं, बट किसी प्रोटीन के लिए कोड करने के लिए इनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें ये नहीं चाहिए। आगे एक्सॉन्स हमें चाहिए। तो यहाँ क्या होती है? एक एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहेंगे, जिससे सारे इंट्रॉन्स को हटाकर एक्सॉन्स को एक साथ लाया जाता है। एक्सॉन्स एक्सॉन्स एक्सॉन्स, और फिर इनकी लाइगेशन यानी कि ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है ना, इनको स्टेबिलिटी दे दिया जाता है, तब हम कहते हैं ये मैसेंजर आरएनए बन गया। अब ये न्यूक्लियस के बाहर आएगा, इसकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप 12th क्लास में इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का जिक्र करें, प्रोकैरियोट्स के केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में, तो यहां पर बात यह है कि डीएनए है और डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए बनता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स होते ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स होते ही नहीं है, सिर्फ एक्सॉन्स 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 होते हैं, ठीक। जब इंट्रॉन्स होते ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर क्या है? इंट्रॉन्स है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पर इंट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो डायरेक्ट एमआरएनए बनता है। अब ये मान लीजिए कि ये डीएनए है, ठीक है, मैं यह लीनियर बनाकर आपको बस समझाने की कोशिश कर रही हूं, आप इसके स्ट्रक्चर पर ना जाएं। और यहां से एमआरएनए की सिंथेसिस शुरू हो गई, ठीक है, यहां से इसकी क्या हो गई? एमआरएनए की सिंथेसिस शुरू हो गई। कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए। यहां से एमआरएनए की सिंथेसिस शुरू हो गई।
यहाँ इन सब की एमआरएनए बननी बाकी है, यहाँ से एमआरएनए सिंथेसिस शुरू हो गई। चूंकि सब कुछ होता ही साइटोप्लाज्म में है, तो जैसे ही एमआरएनए का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जितने भी आपके देखोगे कि राइबोसोम्स आकर, बहुत सारे राइबोसोम्स यहाँ आकर लगने शुरू हो जाते हैं इस सिंगल एमआरएनए पर। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, एमआरएनए का फॉर्मेशन चल रहा है, और बहुत सारे राइबोसोम्स उस सिंगल आपके एमआरएनए पर आकर लगकर प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू करवा देते हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, एक साथ चलना शुरू हो जाता है। ये जो आप स्ट्रक्चर यहां देख रहे हो, इसी को वहां लिखा हुआ है पॉलीजोम्स। अब आपको समझ में आ गया, यानी कि मेनी राइबोसोम्स ऑन सिंगल एमआरएनए, पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम। देखिए आपके बुक में यहां लिखा हुआ है पॉली राइबोसोम, आप क्लियर कर पा रहे हैं, और पोलीजोम ये वही उसी का जिक्र है। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीजोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स, ये प्रोकैरियोट का जिक्र किया जा रहा है। अब इंक्लूजन बॉडी में आ जाते हैं, ये क्या है? अब यहां से क्वेश्चन बनता है आपके पास, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। भाई उसके पास साइटोप्लाज्म ही है सिर्फ, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, यानी कि इंक्लूजन बॉडीज में क्या होंगे? रिजर्व मटेरियल होंगे। These are not bound by any membrane system and is life free in the cytoplasm. एग्जाम्पल जैसे कि आपको लिया जा रहा है यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी का, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, साइनोफेसियन ग्रैन्यूल्स हो गए, एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गए। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वैक्यूल्स जो होते हैं गैस वैक्यूल, सो गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये आप नाम यहां से इंपॉर्टेंटली नोट करेंगे, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन, ठीक है, या आपको दे दे गैस वैक्यूल्स आर नॉट फाउंड इन, और वहां 3 एग्जाम्पल ये जो दिए हुए इनके अलावा कोई और एक एग्जाम्पल दे दे, तो पिक द ऑड वन आउट को आपको आउट करना है। तो यहाँ पर इस सेशन में हमने अपने प्रोकैरियोटिक सेल को कवर कर लिया है। होप सो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।